सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को अब देश भर में 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसके तहत लॉकडाउन 4 में घरेलू और विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मॉल, मेट्रो, सिनेमा हॉल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य सरकारें तय करेगी। इंटरस्टेट बसों और गाड़ियों का संचालन राज्य सरकारों की आपसी सहमति से हो सकेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी कामों की ही इजाजत होगी। हालांकि जोन से आने जाने पर सख्ती बरकरार रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और हर घर पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। बुजुर्गों और बच्चों के बाहर निकलने पर पहले की तरह ही पाबंदी होगी। हालांकि लॉकडाउन के चौथे चरण में खेल परिसरों को खोलने की अनुमति दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय पैकेज और नीतिगत उपायों के 5वें और अंतिम किस्त की रविवार को घोषणा की। उन्होंने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत 7 क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें मनरेगा, शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गैर आपराधिक बनाना, कारोबार सुगमता, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों से संबंधित नीति, राज्य सरकार और उनसे संबंधित संसाधन शामिल हैं। कोविड-19 की वजह से लाखों श्रमिकों का पलायन को देखते हुए सरकार ने मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए और जारी करने का फैसला किया है। ये रकम बजट में जारी 61,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे लगभग 300 करोड़ कार्य दिवस के रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने के लिए सरकार ने क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार दूर दराज इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर खास ध्यान देगी। इसके तहत हर जिले में संक्रमित बीमारियों से निपटने के लिए एक हॉस्पिटल ब्लॉक बनाया जाएगा। सभी ब्लॉक स्तर पर लैब और जन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार शोध पर खास ध्यान देगी। साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट लागू किया जाएगा। सभी को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई कॉन्टेन और क्यूआर कोड की किताबों वाला एक खास कार्यक्रम दीक्षा चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर चलेगा। इसके लिए 12 चैनल्स होंगे, जिसमें पहली से 12वीं कक्षा के लिए एक चैनल समर्पित होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राह पर चलते हुए सरकार ने इस राह को और ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। इसी संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए। कोरोना वायरस की वजह से अगर कंपनियां अपना कर्ज वापस नहीं कर पाए हैं तो उन्हें डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाएगा। इसके लिए स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क सेक्शन 240A के तहत जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। दिवालियापन यानी इंसॉल्वेंसी की नई प्रक्रियाओं को फिलहाल रोक दिया जाएगा। कंपनी एक्ट के तहत अगर तकनीकी चूक होती है तो उसका अपराधीकरण नहीं किया जाएगा, यानी उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। ज्यादातर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस यानी क्षमा योग्य अपराधों को इंटरनल एजुडिक्शन यानी IAM यानी आंतरिक सहायता तंत्र में बदल दिया गया है। साथ ही IAM की संख्या को 18 से बढ़ाकर 58 कर दिया गया है। अब भारतीय कंपनियां विदेशों में अपनी सिक्योरिटी लिस्ट कर पाएंगी। अगर कंपनियां अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती हैं, तब भी उन्हें लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सभी सेक्टरों को निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा। हालांकि सार्वजनिक कंपनियां जहां काम कर रही हैं, करती रहेंगी, लेकिन एक रणनीतिक सेक्टर में 4 से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं हो सकती। अगर किसी सेक्टर में इनकी संख्या 4 से ऊपर है तो उनका विलय किया जाएगा या उनका निजीकरण किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि हर एक रणनीतिक सेक्टर में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम रहेगा। कोविड-19 की वजह से राज्यों की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। इसे देखते हुए सरकार ने उनकी उधार लेने की क्षमता को बढ़ा दिया है। पहले जहां राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% उधार ले सकते थे, अब साल 2020-21 के लिए सीमा को बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। इससे राज्यों के लिए संसाधन राशि बढ़कर 4,28,000 करोड़ रुपए हो जाएगी।
3 से 3.5% के लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन इस सीमा से ज्यादा उधार लेने के लिए राज्यों को कुछ सुधार लागू करने होंगे। ये सुधार हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजली वितरण से संबंधित सुधार और शहरी और स्थानीय निकास राजस्व संबंधी सुधार। अगर राज्य इन सुधारों में से 3 सुधारों को लागू कर लेते हैं तो उन्हें अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 से 5% उधार लेने की अनुमति मिल जाएगी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे की ऐसी मिसालें भी सामने आ रही हैं जिनसे मानवता का सिर ऊंचा हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ऐसी ही एक खबर को साझा किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि मिजोरम में एक गुमनाम आदमी ने मुश्किल में फंसे 2 लोगों के कर्ज का भुगतान किया है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि शेयर एंड केयर का भाव भारतीय परंपरा का सार है और यश प्राप्ति की इच्छा के बिना किया गया दान ही उत्तम माना गया है। कोरोना संकट के दौर में दयालुता का ये उदाहरण दूसरे लोगों को भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक आज जिनेवा में होने जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिसीजन मेकिंग बॉडी WHO की 2 दिवसीय बैठक में 194 देशों के स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में स्वास्थ्य चुनौतियों और कोविड-19 से लड़ने के आगे के रास्ते पर विचार किया जाएगा। बैठक में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की ओर से तैयार किए गए हेल्थ एजेंडा पर विचार किया जाएगा। यूरोपीय संघ ने इस बैठक के लिए अपने मसौदा प्रस्ताव में कोरोना वायरस वैक्सीन, उपचार और परीक्षणों के लिए स्वैच्छिक पूलिंग का प्रस्ताव दिया है। इस बैठक के बाद 22 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक होगी। WHO के मुख्य कामों में संगठन की नीतियां, वित्तीय नीतियों की निगरानी और प्रस्तावित प्रोग्राम के बजट का अनुमोदन और समीक्षा करना शामिल है। चक्रवाती तूफान अम्फान के और तेज होने के कारण ओडिशा के 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 8 अन्य जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इन जिलों में NDRF की टीम पहुंच गई है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर करीब 11 लाख लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा। सभी तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।